जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। ये हमारा 6th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन और आज के इस लेक्चर में हम उसी के चाइल्ड की मतलब नेपोलियन की बात करने वाले हैं। क्वेश्चन कुछ आपको इसी तरीके का आता है क्योंकि मैंने हमेशा बोला है कि वर्ल्ड हिस्ट्री आपको मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और पढ़ाई भी मतलब जो मेंस है उसके हिसाब से ही आपको वर्ल्ड हिस्ट्री जो उसको कवर करना है ना। वर्ल्ड हिस्ट्री आपको पूरा नॉलेज आ जाए मतलब नहीं है। जितना एग्जाम के लिए काम का है भाई उतना पढ़ो, जितना एग्जाम में आ सकता है उतना पढ़ो। अपनी एनर्जी, अपना दिमाग, सारी चीजें जो है वो सेव करके रखो। बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, गवर्नेंस, इंटर सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, क्या बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। और वो सारे सब्जेक्ट्स आपको कहाँ मिलेंगे? वो सभी की कोर्सेज आपको मिलेंगे एम एम अकेडमी ऐप पर। तो एम एम अकेडमी ऐप डाउनलोड करो, जबरदस्त कोर्सेज है, मजा आ जाएगा आप सभी को। मतलब प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इस तरीके का कंटेंट आपने और कहीं नहीं देखा होगा तो मजा आ जाएगा। डाउनलोड करो एम अकेडमी ऐप। और पीडीएफ के लिए आपको कहाँ जाना है? पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल जो है उस पर आपको जाना है, मयूर मोगरे सर्च करना है। उसी के साथ साथ आप इंस्टाग्राम जो है वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। मुझे अगर कोई भी डाउट है तो आप वहां पर पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पर भी एम अकेडमी नाम से भी एक अकाउंट है, वहां पर भी आप पूछ सकते हो, या फिर मयूर मोगरे डायरेक्ट आपको मुझसे कनेक्ट होना है, मयूर मोगरे वहां पर भी आप पूछ सकते हैं। तो चलिए नेपोलियन के बारे में जानते हैं। सीधी बात, नो बकवास, एग्जाम के लिए जो काम का है वही हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर नेपोलियन, नेपोलियन कौन था, है ना? कौन था भाई? सबसे पहले तो पता होना चाहिए। देखिए क्या है, स्टार्टिंग में हम थोड़ी उसकी जो फास्ट में जो उसकी जर्नी है उसको देख लेंगे एंड देन उसके बाद उसने जो रिफॉर्म्स लाए, वो सारी जो घिसी पिटी चीजें हैं जो आपको एग्जाम में लिखना पड़ता है, वो सारी चीजें मैं आपको वहाँ पर फ्रेम करके दे दूंगा। वही सेंटेंसेस जो है आपको सीधे वहाँ पर लिखने होंगे अगर आपको क्वेश्चन आता है। तो इसलिए आपको निश्चिंत रहना है। सीधा सीधा ढांचा यहाँ पर बनाकर दे रहा हूँ, सीधा सीधा ढांचे पर क्वेश्चन आएगा, सीधा सीधा ढांचे पर जवाब लिखना है। नेपोलियन कौन था? पहले स्टोरी जानना पड़ेगा, पहले कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। स्टोरी जानेंगे तो ही दिमाग में बैठेगा। नेपोलियन 1761 से लेकर 1821, ये इसे नेपोलियन वन जो है वो भी कहा जाता था। ऐसे काफी क्वेश्चन आते हैं कि भाई इंडियन नेपोलियन किसको बोलते हैं, है ना? तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो पता रहना चाहिए हमको क्या क्या है क्या क्या नहीं है। बहुत सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो बनते रहते हैं, है ना? तो यहाँ पर फ्रेंच मिलिट्री लीडर था, फ्रेंच मिलिट्री लीडर, एम्परर था, जिसने मच ऑफ द यूरोप जो है उसको कॉन्कर, भाई यूरोप को कॉन्कर्ड खतरनाक तरीके से किया था। और लोगों में इस तरीके का ये किया था भाई अपन ही है, अपन ही है, चलो 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 चलो, इस पर हमला, उस पर हमला, कर लेंगे पूरा, काबू करना है, सभी को काबू करना है। तो मच ऑफ द यूरोप, यहाँ पर फ्रांस का निकला हुआ मच ऑफ द यूरोप को अगर कॉन्कर कर रहा है 19th सेंचुरी में, तो भाई कुछ बात है ना? अब यहाँ पर अगर आप देखोगे इसका जन्म कहाँ होता है? जन्म होता है आइलैंड ऑफ कॉर्सिका पर। आइलैंड ऑफ कॉर्सिका, नेपोलियन जो है काफी रैंक पर चढ़ता है, फटाफट 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 रैंक पर चढ़ता है। अब कॉर्सिका है कहाँ पर? कॉर्सिका यहाँ पर आप देखोगे इटली, इटली के बाजू में एक आइलैंड है कॉर्सिका, यहाँ पर इसका जन्म होता हुआ देखने को मिलता है। और ये क्या है कि इसने जो मिलिट्री में रहने के बाद, जैसे बोलते हैं ना कि अगर आप कहीं पर काम कर रहे हो और उनकी एक्सपेक्टेशन जो है वो अगर है कि भाई ये ज़्यादा ज़्यादा यहाँ तक कर सकता है और उससे ज़्यादा अगर आप करके दिखा दो तो आपके प्रमोशन जो है फटाफट होते हैं, हर जगह लागू होता है। मतलब आप अगर सिविल सर्विसेज में जाओगे, वहाँ पर भी अगर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन काम के साथ साथ वो काम दिखना भी चाहिए ऊपर के जो लोग हैं उनको, वो भी एक कला होती है कैसे दिखाया जाए, है ना? तो इसमें वो भी एक कला थी कि भाई सोशलिज्म कला, चलो ये देखो मैंने ये किया, ये देखो ये किया, ये देखो ये किया, मैं ही हूँ तुम्हारा सितारा, मैं ही हूँ तुम्हारा करता धरता, मैं ही हूँ जो तुमको ऊपर लेकर जाएगा, मैं ही हूँ जो तुमको राज कराएगा, है ना? तो ये जो चीज है ये इसकी जबरदस्त तरीके की थी। तो इसी वजह से क्या हुआ, इसका जो प्रमोशन है ना वो भी फटाफट फटाफट होता गया फ्रेंच रिवोल्यूशन के दौरान। फ्रेंच रिवोल्यूशन के दौरान तो इन लोगों की बहुत जरूरत थी ना, यही थे जो खतरनाक कामकाज कर रहे थे, हमने लास्ट लेक्चर में देखा हुआ है। तो ये बढ़ता गया बढ़ता गया। और फिर उसके बाद फ्रांस में पॉलिटिकल पावर जो है ले लिया गया। उसने अपने आप को एम्परर जो है वो घोषित कर दिया 1804 में कि भाई यहाँ का राजा कौन? मैं, है ना? और काफी स्किल्ड तो था, स्किल्ड था, इसलिए इतना प्रमोशन हुआ, इतना उसने जो है वो अचीव किया। एम्बिशियस भी बहुत ज्यादा था और अपनी जो स्ट्रेटेजीज है ना वो भी उसने काफी जबरदस्त तरीके से यूज की थी। और फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो यूरोपियन नेशंस है, इसके साथ हाथ मिलाकर उसको हरा देना, उसके साथ हाथ मिलाकर इसको हरा देना, इसके साथ हाथ मिलाकर इसको हरा देना। तो इससे क्या हुआ, उसने अपना एक्सपांड करता गया, एक्सपांड करता गया, एक्सपांड करता गया। और फिर यहाँ पर आता है स्पेन, भाई साहब। स्पेन आता है, वहां पर जब वो जाता है ना, फिर वहां पर डाउनफॉल वहीं से शुरू हो जाता है। फिर उसका मतलब वो रहता है कि भाई तुम यहाँ 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 तक जाओ, ये अगर तुमने कर लिया ना फिर तुम्हारा सत्यानाश।
उसी तरीके से यहाँ पर इसका हो गया, इसलिए यहाँ पर स्पेनिश अल्सर जो है, इस नाम से भी एक चीज़ जो है वो जानी जाती है। नेपोलियन जो है उसने स्पेनिश किंग को यहाँ पर किया, मतलब उँगली जो है वहाँ पर कर लिया उसने, है ना? एंड देन उसके बाद उसने क्या बोला, भाई तुम हमारे पास आ जाओ, हम तुमको ये करेंगे। वो गया और उसने अरेस्ट वरेस्ट इम्प्रिजन अंदर अंदर डाल दिया उसके भाई को, मतलब पपेट टाइप राजा जो है वहाँ पर बिठा दिया। वहाँ के जो लोग हैं और विद्रोह में आ गए और यहाँ पर परेशानी हो गई, है ना? तो इसकी वजह से क्या हुआ, रिबेल जो है वहाँ पर खड़े हो गए और वहाँ पर रेबिलियन जो है वो शुरू हो गया। तो इसके तहत क्या होता है, इसके तहत जो नेपोलियन है उसको यहाँ एग्जाइल जो है वो कर दिया जाता है बेसिकली। मतलब यहाँ पर जो रशिया है उसका वहाँ पर इन्वेजन होता है फ्रेंच में, और फिर उसके बाद रशिया जो है 1812 में आता है। नेपोलियन को पकड़ा जाता है, नेपोलियन को 2 साल के लिए मतलब हटा दिया जाता है ना, 2 साल के बाद हटा दिया जाता है। और उसको एक एल्वा आइलैंड है, एल्बा आइलैंड, ये आप देखोगे ये मतलब वही वहीं पे आसपास जो है हमने देखा था, यहाँ पर एक एल्बा आइलैंड जो है वो हमें दिखाई देता है। वहां पर उसको एग्जाइल कर दिया जाता है, भगा दिया जाता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर जो बैटल ऑफ वाटरलू जो है वो होती है। अगेन वो होता है ना यार, नहीं ऐसे कैसे ये सब गड़बड़ी, ये नहीं होना चाहिए। तो फिर उसके बाद जो अलग अलग जहाँ जहाँ पर उसने हमले किए थे, खासकर स्पेन अगर हम देखते हैं तो अलग अलग जगहों से वहाँ पर विद्रोह जो है वो होने लगते हैं। एंड देन एक बैटल ऑफ वाटरलू होती है 1815 में। एंड देन उसके बाद फिर से उसको यहाँ पर एब्डिकेट कर दिया जाता है और रिमोट आइलैंड जो है सेंट हेलिना, वहाँ पर उसको भेज दिया जाता है, जहाँ वो मतलब 51 साल का था तब उसकी मौत हो जाती है। तो सेंट हेलिना आइलैंड जो है, क्या आपने इसके बारे में कहीं पर सुना है? अगर आपने बाकी पढ़ाई पूरी कर ली है और वर्ल्ड हिस्ट्री आप अगर आखिर में कर रहे हो, अगर आपको सेंट हेलिना कहीं आपने कहीं पर भी अगर सेंट हेलिना ये शब्द नहीं सुना है, तो फिर आपको रिवाइज करने की और ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस तरीके से हमें नेपोलियन की पूरी ज़िंदगी से लेकर मौत तक का सफ़र जो है वो देखने को मिलता है। काफ़ी एम्बिशियस, काफ़ी स्किल्ड और काफ़ी दिलचस्प इंसान था। अब राइज़ कैसे होता है नेपोलियन का, तो हमने देख लिया यार, फटाफट उसका प्रमोशन होता है, फटाफट प्रमोशन होता है और फटाफट उसको ऊपर के ऊपर जाने को मिलता है और फिर वो एम्परर अपने आप को घोषित कर देता है। तो ये जर्नी कैसी हुई? देखिए क्या है कि उसने फ्रेंच आर्टिलरी जो है उसको एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट ज्वाइन किया था एट द एज ऑफ 16। 16 साल का था तभी ज्वाइन कर लिया था, है ना? एंड ये प्रोडक्ट ऑफ रिवोल्यूशन नेपोलियन जो है वो कॉर्सिका रिटर्न आता है, जिससे वो पॉलिटिक्स में एंगेज हो सके, पॉलिटिक्स में आ सके। पॉलिटिक्स मतलब उसको था कि मतलब ये पहले से ही था। वो होता है ना, किसी किसी दिमाग होता है कि यार ये मतलब किसी किसी का होता है कि यार यहाँ पे जॉब करेंगे, अपनी ज़िंदगी जो है वो अच्छी कटेगी, ज़बरदस्त तरीके से कटेगी और अपन इसी तरीके से चलते रहेंगे। किसी किसी का होता है यार यहाँ पर जॉब करेंगे 6 महीने के लिए, काम सीखेंगे, फिर अपना डालेंगे, है ना? तो ये जो था ये वैसा वाला था कि यार यहाँ काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपने को पॉलिटिक्स में जाना है। तो ये उसका पहले से था, तो इस तरीके से उसने काम किया था। एंड देन उसके बाद यहाँ पर आती है भाई प्रमोशन जो है, प्रमोशन जो है प्रमोशन वो होते रहता है ना? यहाँ पर ब्रिटिशर जो है उनके ऊपर तंगी कर देता है, ब्रिगेडियर जनरल जो है उसके प्रमोशन पे प्रमोशन हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से मतलब क्या है, ये जो लोग थे उनको निकालना, है ना? मतलब आर्मी में जो है, आर्मी में जब वो वापस आता है, नेपोलियन जो है वो एक टोनो है, टोनो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये जो है यहाँ पर ये टोनो, ये जो है ये इंग्लिश से कंट्रोल में ले लेता है, सीज कर लेता है, अपने किताबों में ले लेता है ना? तो इसकी वजह से क्या होता है, उसकी जो सुप्रीमेसी थी वो यहाँ पर स्थापित कर देता है, मतलब फ्रेंच की सुप्रीमेसी वहां पर आ जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से भाई यहाँ पर जो ब्रिगेडियर जनरल है उसका उसमें प्रमोशन जो है वो तय हो जाता है। तो मतलब बेसिकली क्या है, इसने अपने आप को उठाया कैसे कि जो फ्रेंच है, फ्रेंच की टेरिटरी अगर कहीं पर गई होगी वो उसने अपने फिर से उस पर सुप्रीमेसी हासिल कर ली है। और ब्रिटिशर जो उनको तंग करते थे उनको कई कई जगहों से हटाकर फिर से वहां पर फ्रेंच सुप्रीमेसी जो है वो ले ली है। इस तरीके से एक्सपांशन, थोड़ा थोड़ा एक्सपांशन अगर करते हैं तो वहां पर एक नेशनलिज्म जो है वो तो ऑलरेडी डेवलप हुआ था, है ना? तो उसकी वजह से क्या हुआ, लोगों में और ज्यादा उसके लिए ज्यादा प्यार जो है वो बढ़ता गया और इस तरीके से उसके प्रमोशन जो है प्रमोशन पे प्रमोशन होते गए। और उसी के साथ यहाँ पर जो यूरोपियन कोलिशन है उसको उसने साथ में लिया, है ना? उसने सर्दिनिया जो है उसको डिफीट किया, उसको हराया। देन उसके बाद वहाँ पर ऑस्ट्रिया जो है, ऑस्ट्रिया यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रिया ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसने रोल प्ले किया है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ठीक है? आगे आपको पता चलेगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना। ऑस्ट्रिया जो है उसने खतरनाक एक अपना ये किया था, एक ट्रीटी जो है कैंपो फॉर्मियो 1797 जो है उसमें करता है। नेपोलियन ने लार्ज पार्ट जो इटली का वो भी यहाँ पर एनेक्स कर लिया, इटली हमने दिखाया है, तो वो भी उसने एनेक्स कर लिया। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अंडर द कंसुलेट
पावर जो है इन्वेस्ट की गई इन 3 कंसुल्स, लेकिन नेपोलियन जो है फर्स्ट कंसुल था, है ना? ये सबसे पावरफुल था। तो बेसिकली क्या है, अपने आप को उसने काफ़ी पावरफुल रखा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कंपेयर करने के लिए बताऊँ, तो आपने मॉडर्न हिस्ट्री में जो हमने लेक्चर्स देखे हैं मॉडर्न हिस्ट्री में एमओ अकेडमी ऐप पर, उसमें हमने देखा है कि भाई किस तरीके से बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता, है ना? कलकत्ता, तो यहाँ पर जो जनरल है, गवर्नर जनरल्स वो हमें देखने को मिल रहे थे। बेसिकली गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ कलकत्ता, तो ये हमें देखने को मिल रहे थे। बाद में क्या हुआ, गवर्नर जनरल जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो उसके बाद यहाँ पर जो बॉम्बे एंड मद्रास है उनको सबॉर्डिनेट बना दिया गया। अब सबॉर्डिनेट जब बना दिया गया तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो यहाँ पर श्रेष्ठ हो गया था, है ना? तो मतलब क्या है, यहाँ पर श्रेष्ठता जो है वो दिखती है कि भाई तुम्हारे सबॉर्डिनेट कितने। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भले काउंसिल जो है वो 3 बना दिए गए, लेकिन अपने आप को उसने काफी पावरफुल लगा था, है ना? देन उसके बाद प्लेबिसाइड, ये सारी चीजें की, नेपोलियन ने अपने आप को एम्परर जो है वो डिक्लेयर कर दिया फ्रांस का। अब सक्सेस के पीछे इसकी वजह क्या रही? लार्ज एक्सटेंट नेपोलियन का जो करियर है वो यहाँ पर मिलिट्री और पॉलिटिकल फोर्सेस जो उससे ड्रिवन रहा है ना? कि भाई उसने मतलब बेसिकली क्या है, मिलिट्री वाइज भी लोगों जो मेन आम लोग हैं उनमें काफी जागरूकता फैलाई, और पॉलिटिकल वाइज भी उसने जो उसके जो थॉट्स थे, उसके जो रिफॉर्म्स थे, वो काफी लोगों को आकर्षित कर रहे थे। पॉलिटिकली फ्रांस जो है उसने फुल डेकेड ऑफ रिवोल्यूशनरी टर्मोइल जो है वो सफ़र किया था, और गवर्नमेंट काफ़ी अनस्टेबल थी, करप्ट थी। तो वहाँ पर भी इसने काफ़ी अपना योगदान दिया था कि भाई मैं हूँ ना, मैं यहाँ पर सब कुछ रखूँगा। जो चर्च की पॉलिसीज़ है वो काफ़ी अनपॉपुलर थी, हमने चर्च इविल जो है वो देखा था लेक्चर में। स्पेशली यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी, महंगाई जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी, उसको इसने काफ़ी जो है वो एड्रेस किया था। तो इस तरीके से यहाँ पर जो मतलब बेसिकली लोग जो है उनमें काफ़ी उसका आकर्षण जो है वो बढ़ता जा रहा था। इसलिए यहाँ पर मिलिट्री इनोवेशंस, नेपोलियन जो है वो उसको नेशन वाइज हीरो जो है वो बन गया हो, कि भाई हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। सिक्योर गवर्नमेंट जो है वो नेपोलियन ने प्रॉमिस की, है ना? इसकी वजह से क्या हुआ कि भाई पावर जो है उसके हाथ में आ गई, लोगों को विश्वास हुआ नहीं ये हमको यहाँ पर जो है वो सही तरीके से गाइड करेगा, ये हमको सही, यही है जो यही है, यही है, यही है। फर्दर मिलिट्री विक्ट्रीज, एक बार फिर से मिलिट्री वाइज उसने जो बोल रहा था वो विक्ट्री भी दिलाई, कि भाई यहाँ पर फिर से ऑस्ट्रियन जो है, इटली जो है वो अपने ताबे में लेना। देन उसके बाद जहाँ पर सुप्रीमेसी जो है फ्रेंच की वो स्थापित करना। तो इसकी वजह से लोगों में और ज़्यादा ये हो रहा था, और एम्परर जो है, हाँ हमारा एम्परर बनना चाहिए, हमको प्रोटेक्ट कर रहा है, ये हमको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो एम्परर भी यहाँ पर बन गया 1804 में। ये थियोरी है, ये थियोरी जो है ये आप डायरेक्टली पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको लिखना इसी तरीके से है ना? जब भी आप लिखोगे तो आपको लिखना इसी तरीके से, पॉइंट वाइज जो है वही लिखना है। और यही पीडीएफ जो है वो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल जो है मयूर मोगरे टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आपको मिल जाएगी। नेपोलियन काफ़ी एक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर था, है ना? मतलब बेसिकली क्या है, ये चीज़ किस लिए है, ये चीज़ इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाता है, बहुत सारे लोगों को ये पता होता है कि यार क्या है ना? स्टोरी पता होती है, लेकिन लिखना कैसे है मेंस में वो नहीं पता होता है, वो भी एक आर्ट है। आपको फ्रेमिंग कैसे करने सेंटेंसेस, तो ये फ्रेमिंग के लिए है कि भाई ये एक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर था, जो इंटरनल रिफॉर्म्स थे काफ़ी अच्छे रहे, है ना? उसने टैक्स सिस्टम जो है वो सेंट्रलाइज की, जो बैंक ऑफ फ्रांस है उसको स्टेबलाइज किया, इकोनॉमी जो है फ्रांस की उसको स्टेबलाइज किया, क्योंकि ये काफ़ी वल्नरेबल हो रही थी, करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, बाकी इकोनॉमी जो है काफ़ी क्रिम्पल हो रही थी। रिवोल्यूशनरी सिस्टम जो है फ्री लेकिन मैंडेटरी एजुकेशन जो है वो यहाँ पर रखा। मिलिट्री यूनिफॉर्म्स एंड डिसिप्लिन जो है वो इम्पोज करना शुरू कर दिया। देन उसके बाद यहाँ पर नेपोलियन जो है उसने काफ़ी सोशल लीगल एडवांसेस जो है वो कोड में, कोड भी हम देखेंगे आगे, उसमें उसने लेकर आए। मतलब कोड मतलब बेसिकली कानून, इस तरीके से चलेगा, है ना? पहले तो फ्रेंच कोड की तरह आए थे, बाद में वो नेपोलियन कोड बन गए। नेपोलियन लार्जली उसने सिविल और पॉलिटिकल लिबर्टीज जो है सप्रेस, स्ट्रिक्ट सेंसरशिप जो है वो लगाई। देन उसके नेपोलियन जो है इक्वालिटी एज पॉलिटिकली यूजफुल कॉन्सेप्ट उसने यहाँ पर देखा, है ना? एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर इक्वालिटी जो है, इक्वालिटी एज अ पॉलिटिकली यूजफुल कॉन्सेप्ट ही कुड मेंटेन विथ लिटिल थ्रेट टू हिज पोजिशन। एंड वन ऑफ हिज मेन अकम्पलिशमेंट एज ए रूलर क्या था, कि उसने नेपोलियनिक सिविल कोड जो है, सिविल लॉ कोड जो मैंने आपको बोला है, हम कोड देखेंगे आगे, तो वो यहाँ पर उसने स्थापित किए। यूरो नेपोलियन ने देखा भाई नेशनलिज्म जो है ये यहाँ पर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, जो लोग हैं फ्रेंच के लोग हैं उनमें अपनी जागरूकता रखने के लिए, ठीक है? तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिली है। अब रिफॉर्म्स उसने क्या क्या लाया, उसने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म काफ़ी सारे लाए, और लार्जली जो भी रिफॉर्म्स थे उसने अपने हाथ अपने अंडर में रखे, और जो भी आगे रिफॉर्म लाए जा सकते हैं वो भी उसने बोला कि भाई इस तरीके से लाया जाए, इस तरीके से कानून बनाया जाए
जिससे कि मैटर सेंट्रलाइज रहे। सेंट्रलाइज मतलब सब कुछ उसके हाथ में रहे, मतलब उसी तरीके से राजा बोले दाढ़ी हाले। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट फोरम जो एडमिनिस्ट्रेशन का वो था काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स ये हाईएस्ट फोरम था। इसके पास हमें लेजिस्लेशन जो है वो भी दे, मतलब कानून किस तरीके से बनाना है, क्या बनाना है, सब कुछ उसके अंडर में। एंड दूसरा हमें जुडिशरी देखने को मिलती थी। जुडिशरी के तहत अगर देखा जाए जजेस जो है अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नमेंट, एंड दे हैड अ सिक्योरिटी ऑफ 10 ईयर। सिक्योरिटी ऑफ 10 ईयर भी थी। अब यहाँ पर जैसे हमारे पास भी सिक्योरिटी ऑफ 10 ईयर होता है, हर एक डिपार्टमेंट जो है मॉनिटर किया जाता था स्पेसिफिकली। यहाँ पर जो फर्स्ट काउंसिल है, फर्स्ट काउंसिल किसका था, कौन था, नेपोलियन ही था भाई साहब। नेपोलियन जो है वही यहाँ पर रखता था, और वही सब मतलब उसी के बंदे जो है वो रखे हुए थे हर जगह पर, कि भाई किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाना चाहिए, बाकी तुम देख लो, मैं यहाँ पर राजा बना हुआ रहना चाहिए, इस तरीके से। पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको यहाँ पर स्ट्रेंथन जो है वो किया गया। उसी के साथ साथ यहाँ पर बैंक ऑफ फ्रांस जो है उसको सेटअप किया गया 1800 में, जिससे कि इकोनॉमिक ऑर्डर जो है उसको रिस्टोर किया जा सके। जैसा हमने देखा है कि भाई ये अगर रिस्टोर ना किया जाए तो फिर घपला हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि इकोनॉमी सबसे इंपॉर्टेंट है ना। इकोनॉमी से ही त्रासक होकर लोग जो है विद्रोह करते हैं, तो इकोनॉमी को पहले शांत कर दो, इससे तो लोग अपने आप शांत हो जाएंगे। नेपोलियन के एजुकेशन सिस्टम जो है वो यहाँ पर एबल एडमिनिस्ट्रेटर प्रोड्यूस करने की मांग कर रहे थे, स्किल्ड टेक्नीशियन उसको चाहिए थे। लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर जो मतलब बेसिकली जो विमेन है, महिलाएं हैं, उसमें इंडिफरेंस जो है वो देखने को मिल रहे थे एजुकेशन में। प्राइमरी एजुकेशन जो उसको भी इग्नोर कर दिया गया, मतलब जो उसको चाहिए था वही वो एजुकेशन जो है प्रोवाइड करा था। नेपोलियन ने मर्केंटाइल पॉलिसी जो है यहाँ पर फॉलो की, जो एग्रीकल्चर जो है, ट्रेड एंड कॉमर्स, इसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है। मतलब बेसिकली इकोनॉमी बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर नेपोलियन के द्वारा की जा रही थी। नेपोलियन लिबरल था, टॉलरेंट था रिलीजियस मैटर में, कि भाई तुम अगर ये रिलीजन फॉलो कर रहे हो तो भी मेरे को चलेगा, ये रिलीजन फॉलो कर रहे हो तो भी चलेगा, है ना। और उसी के साथ यहाँ पर नेपोलियन सेटल डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग चर्च एंड रिवोल्यूशन, तो ये सारे जो है मैटर उसने रिजॉल्व किए। हमको पता है चर्च के बारे में देखा है। अब आता है नेपोलियनिक कोड। कोड क्या था, कोड अगर आपको आता है तो भाई जैसा का वैसा लिखना पड़ेगा, ठीक है, रट्टा मारना पड़ेगा। ओरिजिनली फ्रेंच सिविल कोड की तरह इसको ड्राफ्ट किया गया था। रिवोल्यूशन के पहले लॉज जो है वो राजाओं के द्वारा बनाए जाते थे। अब राजा जब लॉ बना रहा है तो काफ़ी लेंदी रहते थे, कॉम्प्लिकेटेड रहते थे, और रीजन टू रीजन जो है वो डिफर करते थे। अलग अलग रीजन में अलग अलग राजा तो डिफर करते थे। इससे सेंट्रलाइज लॉ लेकर आ गया कि भाई जहाँ जहाँ तक मेरा प्रदेश है, जहाँ जहाँ तक हम देख सकते हैं, वहाँ वहाँ तक मेरा शासन रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर पर्पस जो था वो था कि भाई फ्रेंच लॉज को कलेक्ट किया जाए एक सिंगल वॉल्यूम में, सिंपल और इजी, समझने के लिए काफ़ी आसान होगा। भाई तुम यहाँ पर थूकोगे तो तुमको 10,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा, तुम यहाँ पर मुतोगे तो तुमको जुर्माना देना पड़ेगा। इस तरीके से यहाँ पर तुमको जुर्माने जो है वो भरने पड़ेंगे। इस तरीके से नहीं कि इफ़ यू विल डू दिस पू पू, इफ़ यू विल डू दिस सू सू, देन यू विल हैव टू पे दिस। हाँ हाँ, ऐसा कुछ नहीं भाई, सिंपल लैंग्वेज में बताओ, जो लैंग्वेज में उनको समझ में आए उस तरीके से बताओ, और आसान तरीके से यहाँ पर जो चीज़ें हैं उनको रखो। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट इसकी, तो मोर देन 70 कंट्रीज जो अराउंड दी वर्ल्ड उन्होंने नेपोलियनिक कोड जो है अडॉप्ट किया। मतलब सोचो कितना ज़बरदस्त तरीके से था। 21 मार्च 1804 एनेक्ट किया। कोड जो है वो इंडिविजुअल और ग्रुप सिविल राइट्स उसके बारे में बात कर रहे थे। प्रॉपर्टी राइट जो है उसके बारे में बात की जा रही थी। प्रॉपर्टी है, हड़प नहीं सकते हैं। ऑल मेल सिटीजन जो है उनको इक्वल राइट दिए गए। कोड ने एस्टैब्लिश्ड वुमेन इन कीपिंग विद देयर जनरल लॉ ऑफ टाइम सबऑर्डिनेट टू देयर फादर एंड हस्बैंड। मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो पेट्रियार्कियल है वो यहाँ पर रखा गया था। तो अगर आपको प्रीलिम्स में कभी क्वेश्चन आ जाए कि नेपोलियनिक कोड जो है दैट वाज नॉट पेट्रियार्कियल, तो ये गलत रहेगा। पेट्रियार्कियल रखा गया क्योंकि जो महिला है उनको फादर एंड हस्बैंड के पीछे रखा गया था। अब की कॉन्सेप्ट अगर हम देखते हैं नेपोलियनिक कोड के, तो यहाँ पर जो नोबिलिटी है या फिर टाइटल्स ऑफ बर्थ है ये यहाँ पर नहीं था। फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है कि भाई रिलीजन के मामले में वो कैसा था, भाई तुम तुम्हारे हिसाब से देखो, तुमको जो करना है ना। चर्च एंड स्टेट यहाँ पर सेपरेशन जो है वो हमें देखने को मिल रहा था, है ना। तो उसी के साथ फ्रीडम ऑफ वर्क इन एनी ऑक्यूपेशन की, भाई जहाँ काम करना है करो, जिस तरीके से मेरे को एम्पर बनाए रखो, मेरे को तकलीफ मत दो। प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली। देन उसके बाद 3 आइडिया थे रिवोल्यूशन के। लॉ जो है वो रीजन पर और कॉमन सेंस पर बेस्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी बना दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई यहाँ पर अगर हस्बैंड जो है उसकी डेथ हो रही है तो महिला जो है उसकी वाइफ जो है उसको भी मरना ही पड़ेगा, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए, एक रीजन और कॉमन सेंस पर बेस्ड होना चाहिए। जितने भी मैंने उनको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए लॉ के अंडर में। ऐसा नहीं है कि इसके पास बहुत पैसा है तो फिर इसको अलग ट्रीट करेंगे, इसके पास नहीं है तो उसको नहीं करेंगे। सर्टेन फ्रीडम्स जो है उनको रहने चाहिए। फ्लॉज क्या थे कि भाई उसने महिलाएं जो उनको इन्फेरियर रखा था। इक्वालिटी की बात कर रहे हो तुम, इक्वालिटी की बात कर रहे हो तो मेल को क्यों तुम इक्वालिटी में रख रहे हो, आप फीमेल को भी रखो ना। आप ह्यूमंस को इक्वालिटी में रखो, आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हो। वुमेन जो है कैनॉट वोट। हस्बैंड जो है कंप्लीट कंट्रोल रहेगा महिलाओं पर।
तो ये जो चीज़ है, ये यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन जो है वो क्रिएट करते हैं, मतलब फ्लॉज जो है वो लेकर आ रहे हैं। तो नेपोलियनिक कोड के बारे में आपको सीधा क्वेश्चन आ सकता है। अब क्या हुआ, नेपोलियनिक सिस्टम जो है उसमें भी खामियां होने लगी, वीकनेसेस होने लगे। एक तो भाई सीधी सीधी है, डिक्टेटरशिप हो रही है, लोगों को समझ में आ रहा था। एंड उसी के साथ एक ही इंसान पर सब कुछ डिपेंडेंट है, एक ही इंसान सब कुछ देख रहा है, बाकी लोग क्या हवा चला रहे हैं। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। एंड उसी के साथ जो मिलिट्री वाइज भी है, मिलिट्री वाइज भी अगर एक ही इंसान देखेगा तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होंगे, वहाँ पर भी जो अपोनेंट्स है वो खड़े हो जाएंगे, है ना। एंड उसे स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म जो है वो यहाँ पर आ रहा था, नेशनलिज्म जो है वो स्प्रेड हो रहा था बाकी कंट्रीज में भी, बाकी टेरिटरीज में भी, बाकी टेरिटरीज में हो रहा है। तो भाई यहाँ पर हेट्रेड जो एक फैलेगा ना, एक वो हो जाएगा कि भाई ये तो हम पर राज कर रहा है, ये हम पर राज कर रहा है, हम अलग लोग हैं, हमें हमारा राजा चाहिए, ये काय को हम पर राज कर रहा है। तो एक वो डेवलप हो गया। नेवल सुपेरिटी, स्ट्रॉन्ग फाइनेंसेस जो है ग्रेट ब्रिटेन के वो हो गए, जिसकी वजह से अब वो डोमिनेट कर सकते थे। अब उनका जो है भाई, हम यहाँ पर कॉलोनी स्थापित कर, थोड़ा बहुत आ रहा था। जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम है वो यहाँ पर बेसिकली फेल जो है वो हो रही थी। ठीक है कि भाई ये जो है कॉन्टिनेंट इसी का है, दूसरे कोई नहीं आ सकते हैं, ये नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है। पेनिनसुलर वॉल, स्पेन एंड रशियन जो है वो यहाँ पर आते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पर नेपोलियन को धड़ दबोचते हैं। सिग्निफिकेंस अगर हम देखते हैं तो ये मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंस क्या क्या रहा है नेपोलियन के लिए, तो एक तो उसने जो इंपॉर्टेंट थियोरीज है, आइडियाज़ है फ्रेंच रिवोल्यूशन के, जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इसको काफ़ी प्रोपोगेट किया, और जो हमारे हमारे संविधान में भी हमें देखने को मिलता है। और बाकी भी देश दुनिया अगर आप देखोगे तो फ्रेंच रिवोल्यूशन ने ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ दी थी। बाकी भी देश और दुनिया को, मतलब वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं, इंडिया की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब बेसिकली ये जो आइडियाज़ है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये हमें देखने को मिले। नेशनलिज्म जो है वो हमें देखने को मिला, डेमोक्रेसी जो है वो हमें देखने को मिली। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई इम्पैक्ट ऑफ नेपोलियन या फिर इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन ऑन दी वर्ल्ड या फिर इंडिया, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। उसी के साथ साथ नई रिजिम जो है यहाँ पर हुई सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट की, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉपर सोवरेनिटी, है ना। एक सोवरन गवर्नमेंट रहना चाहिए, हमारे यहाँ पर भी ये चीज़ देखने को मिलती है ना। और ये बैक, मतलब सपोर्ट किसके थ्रू रहेगी, आर्मी के थ्रू। एंड देन उसके बाद यहाँ पर पार्लियामेंट जो सिटीजन्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, हमारे यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा। जो कोड है नेपोलियन का, जिसमें सिविल कोड्स है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, क्रिमिनल प्रोसीजर है, पीनल कोड है, आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, याद कीजिए, है ना। तो मतलब बेसिकली क्या है, ये सारी चीजें जो है ये यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, जो नेपोलियन जो है उसके द्वारा यहाँ पर सिग्निफिकेंस हमें देखने को मिलता है कि हाँ भाई ये सारी चीजें आई है। पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, है ना, मतलब बेसिकली सेक्युलरिज्म अगर हम बात करते हैं, सेक्युलरिज्म की यहाँ पर हम चर्चा जो है वो देख सकते हैं। पब्लिक वर्क, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ब्रिज, रोड, मॉन्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें, एजुकेशनल रिफॉर्म, यहाँ पर स्टेट सपोर्टेड स्कूल लाना, तो ये सारी जो सिग्निफिकेंस है वो हमें यहाँ पर नेपोलियन के देखने को मिलता है। देन उसके बाद आता है कांग्रेस ऑफ वियना, यहाँ पर नेपोलियन जो उसकी हार हो जाती है उसको डिफीट करके उसको हरा दिया जाता है। देन उसके बाद बाकी जो यूरोपियन देश है वो मिलते हैं भाई वियना में, और वो बोलते हैं, यहाँ पर ऑस्ट्रिया देख सकते हो, ऑस्ट्रिया में यहाँ पर है उसकी कैपिटल। गवर्नमेंट अलग अलग इसके मिलते हैं 1814 से लेकर 1815, जिससे कि यहाँ पर नेपोलियन जो यहाँ पर जो भी हुआ है, जो भी उसके साथ वॉर हुआ है, जो भी चीज़ें उसको कंक्लूड, उसको ख़त्म करने के लिए सीरीज ऑफ मीटिंग वहाँ पर हमें देखने को मिलती है इस पर्पज़ के लिए। और यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है एंटायर कॉन्टिनेंट में, एंटायर जो हमारा कॉन्टिनेंट है, एंटायर यूरोप जो है, उसमें स्टेबिलिटी आनी चाहिए, उसमें सिक्योरिटी आनी चाहिए इस तरीके से, और कोई छोटे छोटे नेपोलियन खड़े नहीं होना चाहिए। तो ये सब कुछ यहाँ पर देखा जाए, है ना, इसलिए इसको कांग्रेस ऑफ वियना कहा जाता है। और ये यहाँ पर सेम सिस्टम जो है यूरोपियन पावर की जो चल रही थी उस तरीके से यहाँ पर आते हैं, जो फ्रेंच रिवोल्यूशन के पहले चल रही थी। मोस्ट ऑफ द डिसीजन जो है यहाँ पर 5 ग्रेट पावर के द्वारा लिए जाते हैं, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, फ्रांस एंड प्रूशिया। तो ये कांग्रेस ऑफ वियना जो है ये हम आगे के लेक्चर में भी देखने वाले हैं इसको डिटेल में। एंड इसमें 3 गोल्स जो है वो देखने को मिले, जिससे कि फ्रेंच अग्रेशन आगे ना हो, इसको प्रिवेंट किया जाए, ठीक है, और बाकी भी कंट्रीज को प्रिवेंट किया जाए। दूसरा, बैलेंस ऑफ पावर को रिस्टोर किया जाए, एंड यहाँ पर यूरोपियन रॉयल फैमिलीज जो है वो भी यहाँ पर रिस्टोर हो जाए थ्रोन्स पर, अपने अपने राजवाड़ा जो है वो यहाँ पर संभाले। तो यहाँ पर PRR जो है वो यहाँ पर है, प्रिवेंशन, रिटेंशन, रिस्टोर एंड रिस्टोर, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हो जानी चाहिए, ऐसे यहाँ पर गोल जो है वो रखे गए। तो यहाँ पर हमारा नेपोलियन जो है वो खत्म होता है। प्रीलिम्स में दोनों पर्सपेक्टिव से अच्छे तरीके से हमने कवर कर लिया है। बाकी रिवाइज करने के लिए PDF जो है वो आप टेलीग्राम चैनल मयूर मोगरे से ले सकते हो। उसी के साथ साथ IMM अकेडमी ऐप डाउनलोड करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।